इम्पेयरमेंट की समझ आई है? टेस्ट में भी थोड़ा सा टच था इम्पेयरमेंट में। 2 साल का नोट आ गया था, मैंने कहा पर्चे में तो आना नहीं, चलो टेस्ट में तो कर लें 2 साल, ठीक है। अच्छा सवाल, छोटा सा सवाल था, शेरदिल वाला सवाल अगर आप लोग मुझसे क्लास में ना करवाते तो मैंने भी 2 साल का नोट नहीं देना था, आपसे बदला लिया मैंने। शेरदिल वाला सवाल कराया था ना क्लास में मुझसे, 2 साल का नोट बनवाया था ना, हाँ, तो मैंने भी बदला लिया फिर, ठीक है ना। अगर वो ना करवाते तो मैं भी ये सवाल ना देता। ओके, टेस्ट डिस्कस करते हैं आज, आपके टेस्ट आ जाते हैं, उसके बाद पहले फिर थोड़ी सी इंपेयरमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ लें। ये क्वेश्चन आपको कल करवाया था और इसमें मैंने आपको कहा था कॉन्सेप्चुअली सारा काम ही कर लिया था हमने, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे लगाना है, फिर उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो नोट में क्या करना है, और उससे भी आगे इंपेयरमेंट के बाद डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी बात हमने कर ली थी। अब 2 चीजें जो हैं वो स्टैंडर्ड के अंदर हमारी डिस्कशन वाली रहती हैं, ठीक है, बल्कि एक छोटी सी चीज तीसरी भी है। 2 मेन चीजें क्या रहती हैं, हमें रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हायर ऑफ लेना होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज। तो फिर हमें फेयर वैल्यू तो सवाल में गिवन होती है नॉर्मली, कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए इसका पता होना चाहिए। पर्चे में क्या कर सकता है, कॉस्ट टू सेल के अंदर वो 5 चीजें दे दे, 3 लेनी हो, 2 इग्नोर करनी हो, तो एक हमारी उसकी डिस्कशन रहती है, बता दूं ना कि रहता क्या है। उसके बाद जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, ठीक है, जो हमने कल ऐसे ही बस 2-4 लिख लिए थे, वो 2-4 नहीं, काफी सारी चीजें हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, कौन कौन से कैश इनफ्लोज और कौन कौन से कैश आउटफ्लोज हमें अलाउड है लेना वैल्यू एंड यूज की कैलकुलेशन में, ये हमें पढ़ना बाकी है अभी, क्योंकि सवाल में वो फ्यूचर कैश फ्लोज दे देगा 20, जिसमें से हो सकता है 13-14 लेने हो, 6-7 इग्नोर करने हो। ये 2 मेन बातें रह गई। और तीसरी बात जो हम करेंगे इंशाल्लाह, वो तीसरी बात अभी रख लें, फिर बात आगे शुरू होगी। टेस्ट ना, अब आइंदा से ये रूटीन होगी, ठीक है ना, कि जब मैं टेस्ट से अगले दिन आऊँ क्लास में तो टेस्ट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा और मैं उसकी डिस्कशन करूँ। अभी करते हैं, अब पहले ये इंपेयरमेंट की बात शुरू होगी। चेक तो आपको मिल गए हैं ना, वो क्वेश्चन पेपर तो आपको देंगे ना, डिस्कस नहीं करना होता। असल में पहले दिन ताज़ा ही हो जाए ना, डिस्कस तो अच्छा होता है, आप लोग भी ताज़ा करके आए होते हैं, चीज़ें ईजी रहता है, ठीक है ना। तो टेस्ट हम अगले दिन ही डिस्कस कर लेंगे, अनलेस कि कोई बहुत ही किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पे उस दिन कोई बात ऐसी चल रही हो कि बंदा एक दिन डिले कर ले। कोशिश करेंगे जिस दिन टेस्ट उससे अगले दिन हो जाए डिस्कस, ठीक है। अच्छा जी, बात पता नहीं कहाँ चलेगी। हाँ, 2 बातें ये हो गई, ठीक है, जो हमने एक हमें कॉस्ट टू सेल की डिस्कशन करनी है, दूसरा वैल्यू इन यूज में यूज होने वाले कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या कुछ आ सकता है, ये 2 मेन डिस्कशन है, ठीक है। उसके बाद बल्कि 4 टोटल बातें रहती हैं। उसके बाद तीसरी एक मेन डिस्कशन जो है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है। कल तो मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर आपको ऐसे ही बता दिया, कंपेटिटर आ गया, ये तो एक इंडिकेटर है, कई सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली तो शायद उनको पेपर के अंदर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, पेपर में तो इतनी छोटी सी बात भी निशानी होती है, जैसे कल वाले टेस्ट के अंदर आपको रिकवरेबल अमाउंट दे दी थी, तो हमें लग गया पता यार अगर रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडिकेटर्स हैं। एमसीक्यूज IAS 36 के टेस्ट करने का भी बड़ा शौक है आईकैप को, करता भी है टेस्ट, ठीक है, और उसमें वो बात भी फिर इन्हीं इंडिकेटर्स की ही कर रहा होता है। तो ये 3 मेन बातें अभी हमारी रहती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिक पूरा है, एक फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ नहीं आ सकता, दूसरा कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ नहीं आ सकता, तीसरा इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं, 2 तरह के हैं, ठीक है। ये 3 मेन बातें रहती हैं। और एक छोटी सी चौथी बात क्या रहती है, एक एसेट एक ही दिन इंपेयर हो और फिर उस दिन रीवैल्यू भी हो, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है सवाल में ऐसा हो जाए, तो उस तरह का एक छोटा सा सवाल भी कर लेंगे, या बात करके टेस्ट में ऐसा कुछ सवाल रख लेंगे, ठीक है। तो ये 4 बातें बहरहाल एक दूसरे की शक्ल न देखा करें, ऐसे ही होगा, ठीक है। टेस्ट के अंदर तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। टेस्ट के अंदर आपसे एक कदम आगे रहना मेरी मजबूरी है बेटा, आप लोगों को यहाँ पे 100/100 नंबर दिलवा के मैंने कोई आसमान पे नहीं चढ़ जाना होता, ठीक है, और ना ही आप लोगों को दिशाने हैदर मिलना है। सब कुछ जो पढ़ाया वो एज इट इज पढ़ा हुआ टेस्ट में आ गया, तो फिर आपने क्या एफर्ट की, आपको मैंने क्या टेस्ट किया, वो तो फिर मुझे आपने टेस्ट किया ना, कि यार वो जो समझाया था वो हमें याद है या नहीं है, या मैं समझ आया था नहीं समझ आया था। आपका टेस्ट तो यही है कि समझा के 1-2 कदम आगे चला जाऊं, यार सोचना भी आता है या नहीं आता। आईकैप में सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे, लेकिन हम हर टॉपिक को इस लेवल पे तैयार कर लेंगे कि मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आ जाए तो हमें उसमें से पासिंग मार्क्स खींचने आते हो बस, ठीक है ना। सवाल आईकैप का पर्चा आप दे लेते तो आपको पता लगता, आप तो पैराट्रूपर्स है ना इस दफा इंट्रो से जो है, ठीक है। अगर आप पर्चा दें आईकैप का, जो कैफ लेवल के पर्चे होते हैं, तो उसके अंदर 25 से 30% आसान होता है, 25 से 30% मुश्किल होता है, और 25 से 30% बहुत मुश्किल होता है।
वो बहुत मुश्किल होता है, और जो आखिरी 10% है वो तो आई कैप का ही होता है। तो जो 25 से 30% आसान है वो सब कर लेते हैं, इसलिए आप देखते होंगे जब रिजल्ट आता है तो 30-35 नंबर तो हर एक के होते ही हैं, ठीक है। फिर 25 से 30% होता है मुश्किल पढ़ने वाले बच्चे उसको ले सकते हैं, ठीक है। हम तो बहुत मुश्किल की तैयारी भी कर रहे हैं कि 25 से 30 नंबर जो बहुत मुश्किल आने हैं पर्चे में, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, परसेंटेज आगे पीछे हो ही जाती है, लेकिन बैलेंस पेपर ऐसा ही होता है, जो बहुत मुश्किल हो उसमें से भी 50% मार्क्स हम लेने वाले हैं। मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाए तो सवाल की रिक्वायरमेंट एड्रेस करो, और जो मुमकिन है उसमें पता लग रहा है वो फेंक दो वहाँ पे, उसके नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए टेस्ट तो ऐसे ही होंगे, आप रोएंगे, पीटेंगे, आप चिल्लाएंगे, लेकिन टेस्ट ऐसे ही होंगे, ठीक है। और ये मेरी और आपकी लड़ाई चलती रहेगी। हाँ, टेस्ट से अगले दिन जो कुछ टेस्ट में होगा वो एक एक बात समझाऊंगा, जब तक नहीं समझ आएगी हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन उससे एक दिन पहले आप जहनी तौर पे तैयार रहेंगे कि आपके साथ टेस्ट में तो कुछ भी हो सकता है। अब वो टेस्ट में जो कुछ होना है इंशाल्लाह, वो देखिए मेरे लिए उल्टा मसला है, आपको गले डाल देता हूँ मैं एक दिन पहले ही। टेस्ट में आप सुबह आते ही बातें भी सुनाएंगे फिर, लेकिन आप लोग क्या है समझ के चीज़ एक दिमाग में बैठ चुकी होती है, क्वेश्चन भी आ चुके होते हैं, फिर समझाना तो मैं आपको अगले दिन होता ही है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कोई बात टेस्ट में ये था वो था कोई नहीं कहा करेगा, ठीक है। ओके, टेस्ट में जो था समझो आई कैप का पेपर था, आई कैप को कुछ कह सकते हो पेपर में क्या कर दिया तुमने, नहीं। तो बस टेस्ट में ऐसे खुद को अज्यूम करो कि आई कैप के पर्चे में बैठे और इस पर्चे के अंदर एफर्ट कर दी तो 50% नंबर आ जाने हैं, और वो एफर्ट आपने बस करनी है, वो एफर्ट असल में करवाना मकसूद है। अगले दिन जो कन्फ्यूजन होंगे, जो मसले होंगे वो इंशाल्लाह दूर कर लिया करेंगे, ठीक है। ऐसे 10 मिनट आपने तकरीर करवाई मुझसे। होमवर्क क्वेश्चन, डेवो बसा 2 सन हो गया सी, मुश्किल था आसान, ये तो वेरी आसान था जी। यहीं पे बैठे, ये सवाल तो मैं बैठे बैठे कर लूँ, ये सवाल तो मैं, ये सवाल तो बैठे बैठे हो जाए जी। ओके, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं था इसका, ठीक है ना। देख लेंगे। डाइवो बस हैज 2 बसेस, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। जिनको नजर ना आ रहा हूं मैं बोल रहा हूं, सवाल उनके पास मौजूद भी होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखाई करनी है तो फिर यहाँ तक तो ये इसने आ जाना है, इसलिए जो समझ ना आया मैं बोल रहा हूँ, सवाल आपके पास मौजूद भी है, क्योंकि होमवर्क किया आप लोगों ने। कितने बच्चों ने किया होमवर्क? पास होने वालों के हाथ देख लो, अब ना ऊपर करो हाथ, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो ऐसे नहीं, वो नहीं आते इस दुआ में, ओके, वो तो हिदायत की दुआ में, अल्लाह इन्होंने हिदायत दे दे। ओके जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ बोथ बसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 years स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 12। फिर फेयर वैल्यू एंड WDV ऑफ द बसेस एज ऑन 31 दिसंबर 12। हर चीज प्लेट में रख के सवाल में दी हुई थी, ठीक है। और वो है जी बस 1 और बस 2। पहले बस 1 की बात कर लेते हैं। बस 1 की बुक वैल्यू सवाल में गिवन है ऑलरेडी, तो हम कैलकुलेट करने की जहमत भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। सवाल में जो गिवन है फिगर तो वो तो गिवन ही है ना, 220। फिर हमने दूसरा काम करना होता है, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, ठीक है जी। और रिकवरेबल अमाउंट जो होती है वो होती है इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेयर वैल्यू 210 है, 210, और कॉस्ट टू सेल गिवन नहीं है। ये इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट को अंडरलाइन करके आपने, जिन्होंने हार्ड में ले लिया और नोट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया वो रजिस्टर पे लिख सकते हैं। इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट ही कॉस्ट टू सेल है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट टू सेल का नाम ये वाला रखता है, मुश्किल वाला, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर ये एसेट ना बेचते तो ये कॉस्ट ना पड़ती, ठीक है, सही है ना। ये ट्रांजैक्शन ना होती तो ये कॉस्ट भी ना होती, ठीक है। इसलिए इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं, और हम इसको डिसीजन मेकिंग में इसीलिए कर भी रहे होते हैं माइनस, कि अगर हमने ये एसेट बेचा तो इसकी इंसिडेंटल कॉस्ट ये पड़नी है। तो फिर 210 जब भी लेने जाएं, अगर आप बाजार में जा रहे हैं 210 लेने, तो आपको ये 7 रुपए पे करनी, इंसिडेंटल कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट यानी कॉस्ट टू सेल, कि ये 210 लेने हैं तो ये 7 देने भी पड़ेंगे, ठीक है ना, सही है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आ गया, 203, ठीक है। और नजर आ रहा है भाई, रोशनी पड़ रही है तो मैं बोल रहा हूं 203। और वैल्यू इन यूज, हाँ चलो इसके लिए छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग 1, भाई एन्युटी का फॉर्मूला लगे तब अगर कैश फ्लोज हो बराबर, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, अब टाइमलाइन ज़हन में बना लिया करो, हर वक्त टाइमलाइन ना बनाया करो, साल ही लिख लिया करो, या टाइमलाइन कोई साल में बदल दिया करो फिर बाद में जी। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, अब बस 1 पे चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, इस वक्त हम बस 1 पे बैठे हुए हैं। एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच बस इन नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज। एनुअल इनफ्लोज, बिल्कुल वैसे ही सवाल है तो ये लग रहा है ना। एनुअल इनफ्लोज हैं, हम खड़े हैं 31 दिसंबर
हाँ, हम 31 दिसंबर 12 के ऊपर खड़े होकर बुक वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर वैल्यूज कॉस्ट निकाल रहे हैं, वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं। तो जो पहले हो चुका वो तो हो चुका, बुक वैल्यू में से डेप्शन माइनस हो चुकी हुई है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हम। हम अब 31 दिसंबर 12 पे खड़े होकर ये सोच रहे हैं अगर आज 31 दिसंबर 12 पे इसको बेच दें तो क्या हो, और अगर ना बेचे तो अगले 3 साल इस्तेमाल करके इससे क्या फायदा हो। ठीक है, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15, ये 3 साल हम आज खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे वर्किंग किया करेंगे। नजर आ रहा है सबको एंड पे? अच्छा, एक बात की तफसील जरा ऐसे लिख लेते हैं ना, सबको ये नजर आ जाए, दूसरी रहने देंगे फिर। 220 रिकवरेबल अमाउंट इज 203। वैल्यू इन यूज की वर्किंग हो रही है जनाब, सबकी तवज्जो इधर हो प्लीज। वैल्यू इन यूज, इसमें हम फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज को लेकर आते हैं आज की वैल्यू पे। आज की वैल्यू क्या है? आज की वैल्यू क्या है? 31 दिसंबर 12 पर ही बुक वैल्यू निकाली, 31 दिसंबर 12 पर ही फिर वैल्यूज कॉस्ट सेल गिवन है, तो 31 दिसंबर 12 पर ही हमने कैश फ्लोज को लेके आना है। कौन से कैश फ्लोज को लेके आना है? जो अगले 3 साल पे फैले हुए हैं। इसका मतलब इससे पहले की बात तो नहीं सोचनी। कल टाइमलाइन पे ऐसे ही बनाया था ना कि यूं तो हम आ चुके हैं, इस वक्त हम 31 दिसंबर 12 पे खड़े। अब जो पहले हो गया वो तो हो चुका, वो बुक वैल्यू बनी हुई। हम कह रहे हैं अब अगले कैश फ्लोज को लेके आना। बात समझ रहे हो? तो ये ऐसे टाइमलाइन नहीं बनाया करेंगे, इतना टाइम नहीं होता। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि हम किस दिन खड़े हैं, 31 दिसंबर 12 पे। तो फिर फ्यूचर ईयर्स 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15 और बस। ठीक है, अब वैल्यू इन यूज के अंदर क्या कुछ आ सकता है? चलो अगली एग्जांपल में तो बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारी एग्जांपल तो वैसी थी जैसी क्लास में हमने की। एनुअल इनफ्लोज, एनुअल है, एनुअल का मतलब हर साल। ठीक है, एनुअल इनफ्लोज जी 105 एनुअल है ना, 105 बस 1 की बात हो रही है इस वक्त सिर्फ, B1। ओके, एनुअल आउटफ्लोज, एनुअल वाले आउटफ्लोज एनुअल है, एनुअल हर साल आएंगे। 11 11 11। मैं कहता हूं जाने दो भी फिलहाल, इस पे एन्युटी लगाना है, छोड़ो बस। ऐसे 3 कैश फ्लोज हैं, क्या एन्युटी लगाना, सिखा दिया था, दिल करे तो कर लेना। मैं तो कहता हूं एक ही बार कैश फ्लोज निकाल के, बल्कि आज तो वो भी नहीं, आज तो वो भी गिवन है, हमें बेहतर हो जाएगा। उसके बाद सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ ईयर 3, तो हर साल आएंगे, हर साल कोई नहीं आने, ये आखिरी साल में मिलेंगे। कितने? 8। और इस सेल प्रोसीड को लेने के लिए भी डिस्पोजल कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। डिस्पोजल कॉस्ट 2। अब ये भी कहीं नहीं पहले मिली, आखिरी साल में ही मिली। 94 और 100। ठीक हो गया। अब ये कैश फ्लोज हैं, ये सब के सब को, ये देखो ये क्या है जी, नेट कैश फ्लोज। ठीक है, अब इन नेट कैश फ्लोज को हमने लेकर आना है प्रेजेंट वैल्यू पर। किस दिन की? 31 दिसंबर 12 पर। ये 13 पे खड़ा है, ये 14 पे, ये 15 पे। ठीक है, तो फिर हमें डिस्काउंट फैक्टर आज दे दिया है। पहले उसने डिस्काउंट रेट दिया था सवाल में, आज डिस्काउंट रेट की बजाय फैक्टर ही दे दिया कि फॉर्मूला भी नहीं याद ना, तो ये लो, इसको फॉर्मूला भी नहीं याद, वो क्या करे, पहले वाले 13 वाले 94 को 1 साल वाले देखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन अ प्री टैक्स। ये प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स अभी बताता हूं, ठीक है ना, इसके फौरन बाद। अभी इससे अगले सवाल पर जाने देना जब तक मैं ये बताऊं ना, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स। ओके, अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन अ प्री टैक्स डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10% फॉर ईयर 1। ईयर 1 है, इस वक्त ईयर 0 पे खड़े हैं। हम कहां पे खड़े हैं जी? 31 दिसंबर। हमने ईयर 0 पे लाना है ना, तो ईयर 1 पर फैक्टर क्या है? पॉइंट। ये कल बताया था कैसे, 909। ये कैसे निकला हुआ है? ये वही है 10% का, वही सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है जो आपको लगाने के लिए उसने कहा यार ये लो, क्या कैलकुलेटर पे लगाते रहोगे। 1.1 रेज़ टू पावर -1 करो तो 0.909 आता है, -2 कर लो तो 0.826 आता है। 1 BFD में जब आप पहुंचोगे ना, एक बात आपको बताऊं, तो ये 3 एक रेट तो पहले 3-4 साल के रेट तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ये वो बार बार एन्युटी का टेबल देख 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 के, जैसे आप AFC में करते थे ना, BFD में जाके फिर आपको ये करना पड़ेगा काम जी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 5 कर लें, 4 4
6 है ना, उस 6 ने 4 को करना है 5, फिर उस 5 ने इस 4 कर देना है 5। ठीक है, आप कहोगे इस 5 को 86 कर लें, तो हो सकता है ये, अगर कहें तो 86 लिख लें, वैसे भी 86 ही लिखना चाहिए। 86 बात समझे हो, राउंडिंग चेक की है, ये चेक करो 85.446 है, ये 6 आया, इसने कहा मुझे मैं राउंड कर रहा हूं तुम्हें, इसने इसको 5 किया, 5 निकल है, मैं तेनू राउंड कर देना है, इसने 5 किया तो निकल है, मैं तेनू ही राउंड कर देना है। क्या बात, एक बार फिर 85.446। ये देखो, ये गया तो इसने इसको कर दिया 5, ये गया तो इसने इसको कर दिया 5, ये गया तो इसने इसको कर दिया 6। वाह वाह, 86 राउंड हो गया। ओके जी, उसके बाद 78। अब नहीं बताएंगे पॉइंट्स, जिंदगी में कभी नहीं बताओगे अब, ठीक है ना, राउंड करके फिर बताया करो यार जी। 75। अब ये तीनों ही टोटल कैश फ्लोज है ना, इनको टोटल कर लो। 239, जिसको नजर नहीं आ रहा मैं आगे आगे मैं बोल रहा हूं, 239। ओके, ये 239 क्या है जी? वैल्यू इन यूज। अब मुझे बताओ दोनों में से क्या हायर है? वैल्यू इन, तो यही हमारी रिकवरेबल अमाउंट, यहां लिख लिया करो, एक ही बात है, इधर लिख लो उधर लिख लो, 239। ठीक है, अब हमारी किताबों में एसेट नजर आ रहा है 220 पे, और उसकी औकात है इससे ज्यादा। ठीक है, नो इशू। मसला क्या है, आपको बताया था एसेट बढ़ नहीं सकता, इंपेयरमेंट की वजह से कम हो सकता है। अब इस वक्त तो 220 से 240 पे लाना है, 39 पे, तो ये तो बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसका मतलब हाँ, या तो इंपेयरमेंट होती है या इंपेयरमेंट नहीं होती। तो पहले केस में, तीसरे स्टेप में हमें इंपेयरमेंट लॉस निकालना होता है, तो इंपेयरमेंट लॉस इज या इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट। ठीक है जी, इंपेयरमेंट लॉस इज का मतलब इंपेयरमेंट लॉस है। और यार ये दोनों सिचुएशन हो सकती है ना, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर है तो हम कहेंगे इंपेयरमेंट लॉस इज, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट। क्लियर, याद रहेगी बात। फास्ट इंग्लिश है ना, तुम्हें क्या पता काके, दिस इज फास्ट इंग्लिश। ओके जी, अब इसमें किसी ने गलती की हो तो वो शेयर करे, किसी ने कोई गलती की हो प्लीज। ये आंसर कितने बच्चों का यही था, बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग सब कुछ हो गई थी, मतलब फॉर्मेट मैटर नहीं करता। यार सुन ले, फॉर्मेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है आंसर, जैसे भी निकला। लेकिन अब से ऑनवर्ड जाहिर है अब हम एक फॉर्मेट रखेंगे, वो तो जब एक बार फॉर्मेट बन जाता है फिर तो उसी को फॉलो करते हैं ना जी। गलती थी, गलती किसी की हुई? ओके, गलती तो मुझसे हुई है, तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। ओके, दूसरी बात को भी यही निपटा दें। किसी ने नोट तो नहीं करना? नोट करना है, पिक्चर ले लो ना यार, इतना टाइम नहीं है। चलो नोट करते रहना। इधर देखो, मैं इधर अब उठ तो मैं गया ही हूं, आप इधर देखो, आ जाओ इधर। बस 2 रुपीज इन मिलियन किसने लिखना था? तो याद किसने कराना था? ठीक है भाई, पेपर कौन देने जाएगा? हाँ मेरे अल्लाह। अच्छा, वैसे जब आपका पेपर चल रहा होता है तो एक्चुअली मेरा ही पेपर चल रहा होता है, आपको नहीं पता, सचमुच उस्ताद का पेपर ही चल रहा होता है। जब बच्चे बैठे थे ना पर्चे में, वो असल में उस्ताद का ही पर्चा होता है, पर्चा उस्ताद का ही होता है। मतलब सबसे मैं बच्चे के बच्चों का होता है यार, निकलते ही किसी भी तरह मुझे पेपर भेजो, फौरन एक बार देता है, चलो शुक्र है। उन्होंने नहीं पढ़ा, वो मेरा मसला नहीं है, जो आया मैंने तो पढ़ाया था ना, तो उस्ताद का भी तो पेपर होता है जी। बुक वैल्यू बस 160 160। ये स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 2 रिकवरेबल अमाउंट, याद हो गया ना अब ये स्टैंडर्ड। तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज। पर्चे में VIU ना लिखना, वो कहेगा वर्चुअल इन यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसे बनाएगा वो, ठीक है ना। तो आपने वैल्यू इन यूज पूरा लिख देना, ठीक है। अभी तो ऐसे वैल्यू इन यूज। अच्छा जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 150 माइनस 4 150 लिख दिया। अब कॉस्ट टू सेल गलत लिख ली, 3-4 थी, कोई मिस हो गई, इस 150 के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मकसद अकाउंटिंग में हर स्टेप पे मार्क्स पड़े होते हैं, रुकना नहीं है। बुक वैल्यू के मार्क्स हैं, बुक वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है मार्क्स हैं, क्योंकि बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। फिर आपने जो गलत आंसर निकाला उसकी गलती की यहाँ पे नंबर कट गए। अब उन दोनों में से हायर को उठा के रिकवरेबल अमाउंट में लिखा, ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का,
तो उसके नंबर मिलेंगे, हालांकि डिसीजन भी गलत हो गया हो शायद। जैसे मिसाल के तौर पे आपने फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल ली 120, वैल्यू यूज ली 130। अब असल में तो ये फिगर गलत है, आपने एक गलत फिगर ले ली, एक चीज को माइनस नहीं करना था, ये बनती थी 140। अब आपने गलत फिगर ले ली, इसका नंबर कट गया जो कटना था, ठीक है। अब बनता था 140 का बाहर आना, ऐसे ही है ना। लेकिन चूंकि आप यहाँ 120 लिख चुके हैं, तो अब आपने हायर देखा तो 130 बनता था। ये कॉन्सेप्ट है, इसके नंबर मिलेंगे। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते, बात समझ रहे हो। इसलिए अकाउंटिंग में रुकना नहीं, कॉन्फिडेंस से चलते जाना है जी। 150 माइनस 4 146। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं चलना, कॉन्फिडेंस से बस अल्लाह से डरते भी रहना है और अल्लाह की रहमत की तरफ नजर भी हो। वैल्यू इन वर्किंग वन में आए, हम कहां मौजूद हैं? हमें 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 वैल्यू इन यूज चाहिए। इधर देखो, ऐसे कर लिया करो आसानी के लिए। वैल्यू इन यूज चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर, पता नहीं 14 पे किसको वैल्यू इन यूज चाहिए, बोला कोई 31 दिसंबर 14 में भी लिखने लगा, ठीक है। अब हमारे पास अगले 3 साल के कैश फ्लोज की एस्टिमेशन है। वो 12 के बाद कौन सा होगा? 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे वर्किंग कर लिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इसी के अंदर बहुत सारी लिस्ट आनी है जो होपफुली आज पढ़ेंगे, ठीक है। बल्कि अगला सवाल ही वही है, एनुअल इन फ्लाउज जी। कितने एनुअल इन फ्लाउज कितने का है? 55 और आउट फ्लाउ 5, तो 55 55 55, ठीक है। एनुअल आउटफ्लोज, वैसे आउटफ्लोज भी लिख देते तो खैर थी, चलो चलो ठीक है, पहला दिन है, वर्किंग ही है ना। एनुअल आउटफ्लोज 5 5 5, सेल प्रोसीड्स, हाँ एट द एंड अब लिख लेना आप अपने रजिस्टर पे। कितनी? 4 वाले किधर? 4 किधर? 4 कौन था 4 वाला? कटो तेरा बाहर मुंह। 3 और 1 है कॉस्ट टू सेल, डिस्पोजल कॉस्ट, कॉस्ट टू सेल, जो मर्जी लिखी। 1 आहिस्ता बोलना, गलत बात ही कह रहा है साथ वाले को, गलत वाला आहिस्ता बोला करो। ये 50 ये है जनाब नेट कैश फ्लोज ही लिख लिया करो। इनफ्लोज देख के आउटफ्लोज देख के फैसला करना जरूरी है। कैश फ्लोज लिख दो, वो खुद देख लेगा, पॉजिटिव है तो इनफ्लो है, नेगेटिव है तो आउटफ्लो, ठीक है ना। कैश फ्लो में भी ऐसे ही किया करेंगे, कैश फ्लो का टॉपिक पढ़ेंगे तो, ठीक है। बस नेट कैश फ्लोज है, देख दिया आपने। उसके बाद जी डिस्काउंट रेट या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो आपने लगाया 0.909, 0.826। अच्छा देखो इधर, अगर ये ना दिया होता बल्कि रेट दिया होता तो यहीं पर क्या लिख देते? ऐसे 1.1 रेज़ टू पावर -1, ऐसे कर लिया करो वर्किंग में। 1.1 रेज़ टू पावर -2, 1.1 रेज़ टू पावर -3, ठीक है, सही है ना। तो पर्चे में ऐसे भी कर सकते हो, जो दे दिया होता है ठीक है, नहीं दिया तो ऐसे लिख दो, ठीक है। अब सुनो, यहां पे क्या लिखोगे? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू 46, 41, 30, ठीक है ना। ये इसलिए बताया कि जरूरी नहीं फैक्टर दिया हुआ हो, तो वर्किंग का फॉर्मेट ये रखना, यहां पे बस वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिख देना। मुश्किल बात तो नहीं की मैंने कोई, ये बात समझ आई है, ठीक है ना। अच्छा जी, टोटल कर दो 126, 126, वैल्यू यूज आ गई थी 126। हायर क्या है? 146 इज हायर। अब हमारी किताबों में एसेट नजर आ रहा है 160 पे, जो मर्जी कर लो, उसने 146 से ज्यादा रिकवरी हमें देनी ही नहीं है। तो आप यूजर को धोखे में मत रखो, आपका एसेट ओवर स्टेटेड है, तो इंपेयरमेंट की वजह से एसेट नीचे तो आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता, आप तो नीचे ही लाना है। ओवर स्टेटेड एसेट, डू नॉट ओवरस्टेट एसेट्स, डू नॉट ओवरस्टेट एसेट्स, डू नॉट अंडरस्टेट लायबिलिटीज, इंट्रो का कॉन्सेप्ट, डू नॉट ओवरस्टेट एसेट्स, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा फ्यूचर का लॉस है आज ही रिकॉर्ड करो, कितना? 14 का। माइनस प्लस में लगाया करो, माइनस प्लस में लगाया करो, बस इसी तरह से सोचा करो हर दफा। माइनस प्लस रट्टा क्या करने लगा के? वैसे मैंने रूल कल लिखवा दिया था, वो रूल मत याद करना, पर्चे बैठे या पर्चे पहले एक दिन पहले रात को याद कर रहे हैं बुक वैल्यू बुक, पर्चे में जाकर जो याद किया उसके उलट कर रहा है। नहीं भाई, हर दफा सोचो, आराम सुकून से सोचो। 160 पे एसेट नजर आ रहा है, औकात मैक्सिमम कितनी है? 146। तो फिर किताब में औकात से बाहर बढ़ा है, लाओ औकात में, राइट डाउन करके उसको, हाँ 146 पे लाना पड़ेगा। तो 14 रुपए का ये स्टेप 3 हमारा होता है, इंपॉर्टेंट लॉस कितना जी, ठीक है। तो या तो इंपेयरमेंट लॉस इज या इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट, ठीक हो गया। ओ हाँ, वो भी रहता है, नहीं वो भी करना तो है,
लेकिन ना मैं जरा 1 मिनट आज का सवाल देख लूं। हाँ वो भी तो बताना था। अच्छा बुक से थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये मैं इस हैंडआउट में डाल दूंगा आज वाले में, ठीक है। बुक यार काम कर रहा हूं उस पर, मैं भी चाह रहा हूं कि जल्द अज जल्द आ जाए। वॉल्यूम 1 में 5-7 सब टॉपिक्स रख के तो फिर वॉल्यूम 2 बड़ा कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो। अच्छा सुने 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 कौन पूछ रहा है? मैंने अभी जो कहा थोड़ी देर पहले आपने सुना? तो फिर बेटा कान खोल के बैठा करो ना, एक बार को 10 बात नहीं बताया जा सकता। नहीं सर मैंने अलहदा फीस दी, मैंने अलहदा बात सुननी, मैंने कहा भी काम कर रहा हूँ, होगी तो बता दूंगा। ओके ओके ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम पहले इस बात को कर लें, इसको ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। अगर आज ना भी डिस्कस कर सका एंशिएंट वाटर तो भी कोई मसला नहीं, वो तो वाटर है, वो कल भी डिस्कस हो सकता है। क्या किसका? मेरा दिल है वो मैं खुद ही बनाऊं, सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, वो सोल्यूशन बुक वाला है लेकिन बुक में कम है, तो मैं चाह रहा हूं कि हम उसका नोट शोट भी बना के देख लेंगे ज़रा एंड तक उसको, तो देखते हैं आज भी हो सकता है। बातें ये आसान ही है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बातें हम करेंगे थ्योरेटिकल बाद में, सवाल करेंगे पहले। हाँ प्री टैक्स पोस्ट टैक्स रह गया सवाल पर्चे के अंदर, वो प्री टैक्स रेट भी दे सकता है आपको और पोस्ट टैक्स भी दे सकता है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ऑलवेज यूज डिस्काउंट रेट। पर्चे में दिया हो सकता है प्री टैक्स भी और पोस्ट टैक्स भी। पोस्ट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स के इंपैक्ट के बाद का रेट। अब मुझे आप नहीं जवाब देना है, इसका जवाब आपको आता है। मुझे बताएं हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं या हम वैल्यू इन यूज में क्या कर रहे होते हैं जी? फ्यूचर को ही प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है। फ्यूचर में इतने कैश इनफ्लोज होंगे, इतने कैश आउटफ्लोज होंगे, ये होगा वो होगा, अंदाजे लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं क्या टैक्स वाले आपके काबू में हैं? टैक्स वाले आपके काबू में, तो आप फ्यूचर की एस्टिमेशन में टैक्स के बाद वाला रेट लो, क्या ये मुनासिब है? खुद सोच के बताओ। फ्यूचर में टैक्स वाले अपने रेट्स बदल दें, कुछ भी बदल दें, तो हमारी तो एस्टिमेशन सारी खराब हो गई ना। बात समझ रहे हो? फ्यूचर के अंदर एस्टिमेशन कर रहे हैं जी, फ्यूचर में इतने कैश फ्लोज इनफ्लोज होंगे, इतने आउटफ्लोज होंगे, उनकी आज की वैल्यू पे लाना है। डिस्काउंट रेट जो है, उस डिस्काउंट रेट के अंदर उन्होंने टैक्स को भी माइनस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल तो डिस्काउंट रेट निकालने वालों ने टैक्स का इंपैक्ट भी निकाला हुआ है। अब टैक्स वाले तो हमारे काबू में है नहीं, वो फ्यूचर में क्या कर दें, क्या चेंज कर दें, तो फिर हम अपनी डिसीजन मेकिंग को उसकी बेस पर लेकर ही नहीं जाते कि कल को हमारी डिसीजन मेकिंग पे बहुत असर इस वजह से ना आए, हम टैक्स को साइड पे ही कर देते हैं। हम टैक्स से पहले का रेट जो है वो डिस्काउंटिंग के अंदर यूज करते हैं, वैल्यू इन यूज निकालते हुए, ठीक है। अब आपने वो निकालना कोई नहीं, ठीक है ना। डिस्काउंट रेट आपने कैलकुलेट नहीं करना, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स आपने नहीं करना, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? प्री टैक्स लोगे या पोस्ट टैक्स? मिक्स, थोड़ा सा मिक्स होता है तो इतना ध्यान में रख लो। पोस्ट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स के टैक्स माइनस, यूं आसानी के लिए कह रहा हूं, ऐसे ऐसे समझाने के लिए, टैक्स माइनस होगा तो फिर वो पोस्ट टैक्स है ना। बोलो, तो अगर टैक्स माइनस होने के बाद का रेट आप ले रहे हो, तो फ्यूचर में अगर टैक्स वाले अपना रेट बदल दें तो आपकी डिसीजन मेकिंग तो गड़बड़ हो गई ना। तो आप फिर टैक्स को साइड पे कर दो, आप टैक्स से पहले वाला रेट हमेशा लिया करोगे, ठीक है। तो हमेशा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कभी ऐसा कर लो कभी वैसा कर लो, नहीं। ऑलवेज यूज प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। कौन सा जी? प्री टैक्स डिस्काउंट रेट, ठीक है। ये बात याद रखनी है। रहन दे पुत्र, जिन्ना गल हैगी उन्नी की समझ ले, अपने उससे ज्यादा निकल जाएंगे हम, ठीक है। वैल्यू न्यूज क्या है? फ्यूचर के कैश फ्लोज की आज की वैल्यू। हाँ, उनको डिस्काउंट करने का जो रेट लिया है उस रेट को प्री टैक्स लेना है। हाँ, मैंने कैश फ्लोज के अंदर तो भी बात करनी है, टैक्स का क्या करें अभी देख लेते हैं। यहां तक को मसला बोलो नहीं है? कसमें ये बात याद रहेगी, लिखने से याद रहेगी, रजिस्टर पे लिखने से याद रहेगी, ठीक है। ओके, अच्छा जी, एक कंपनी है वो परचेज किया उसने एक मशीन कॉस्टिंग 1800 ऑन 1 जनवरी X3। अब ये सवाल बस नजर आ ही रहा होगा सबको,
असल में इस पर कोई चीज़ काटनी होगी, कुछ लिखना होगा उधर, फिर उस पर नहीं लिख सकूंगा। ठीक है, सही है, गुजारा करें। अच्छा जी, एक मशीन परचेज की है इन्होंने 1800 की, 1 जनवरी X3 पे। मैंने कहा पहले जरा कैलकुलेशन वाली साइड हटा लेना, फिर बाद में इंडिकेटर्स क्या। अभी तो मैं कह रहा हूँ सवाल में इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ, तो मैंने कह दिया ना लगा लो, तो अभी इंडिकेटर्स को हम एंड पे पढ़ेंगे फिर, ठीक है ना, सही है। अ कंपनी परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 1800 ऑन 1 जनवरी X3, इट हैज़ अ लाइफ ऑफ 8 साल। द फेयर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर X5 इज एज फॉलोज। 3 को खरीदी थी, 3, 4 और 5 के एंड पे पता नहीं ले आया है। जाहिर है इस एंड पे को गड़बड़ होगी ना, और इस एंड पे मैंने आपको इंपेयरमेंट टेस्ट लगवाना है। ठीक है, तैयार हो ना। 31 दिसंबर X5 पे मशीन की फेयर वैल्यू दे रहे हैं और इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट टू सेल आ रही। ठीक है, तो भाई सवाल नजर आ रहा है? सब बच्चे ऊपर नहीं देख रहे, कोई 2-3 नीचे देख रहे हैं, उनको सवाल उनके पास है, मौजूद है मोबाइल में। वाह, अभी सवाल पूरा नहीं है, चलो ठीक है, गुजारा फिर करो। अच्छा जी, अब मशीन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें मिल रही है 31 दिसंबर 2005 पे, X5 पे। ठीक है, X का मतलब सवाल कभी पुराना ना हो, ये इसलिए X5 पता है क्यों लिखते हैं, सवाल पुराना ना हो हमेशा, बस X5। ये 2005 कह लो, 5 वाले 2005 कह लें, जब 2015 कह लें, 2025 कह लें, 2035 कह लें, ठीक है ना, सवाल पुराना नहीं करते। अच्छा जी, फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लो डाटा इज अवेलेबल बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स मोस्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बजट्स। और उसमें खड़े हैं X5 के एंड पे 6, 7, 8, अब मैं X नहीं बोलूंगा, खड़े हैं 5 के एंड पे, ठीक है, और 6, 7, 8 3 साल का डाटा दे रहा है। ठीक है, उसमें बेतहाशा इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं, ज़्यादा आउटफ्लोज ही होते हैं वैसे। ठीक है, आउटफ्लोज में डिफरेंट चीज़ें हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टैक्स पेमेंट है, कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन मशीन कैपेसिटी, ओवरऑलिंग है, डेप्रिसिएशन है। फिर इनफ्लोज में 400 बेसिक इनफ्लो हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कुछ 2 नोट्स हैं। ठीक है, अगले सवाल को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। सवाल कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स। तभी तो है, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स। 3 साल तो गुजर नहीं गए, तो कितने हैं? अच्छा अच्छा, सॉरी, ओ ये तो और भी अच्छी गेम हो गई, फिर गेम तो ऑन हो गई। गेम कैसे ऑन हो गई? 3 साल गुजर चुके हैं, रिमेनिंग साल हैं 5, कैश फ्लो दे रहा है सिर्फ 3 साल के। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द यूजफुल लाइफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स। द ग्रोथ रेट इन बिजनेस इन 2X5 इज अनयूजुअल 15 एंड एवरेज ऑफ इतना। ये सारे रेट्स में से कौन सा लेना ये बाद में कर लेंगे, 15 को काट देंगे फिलहाल, मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है, और 10 को और 8 को ले लूँगा। ठीक है, ये क्या वजह है देख लेंगे, ठीक है ना। इस पर भी ऐसी डिस्कशन कर लेंगे जैसे रेट की बात की। फिलहाल तो मुझे ये पता लग गया कि 3 साल के कैश फ्लोज मैं ले लूंगा, और फिर चौथे 5वें के मुझे उनमें से ग्रोथ रेट के हिसाब से लेने पड़ेंगे। कैश फ्लोज 5 साल के चाहिए। ठीक है, चलो ये तो बात है, एंड पे निकलेगी जो निकलेगी। फिलहाल तो ये डिसाइड कर लें कि हमने करना क्या है। तो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस एट 31 दिसंबर X5 assuming that a 5-year projection is considered to be appropriate। ठीक है जी, चलो फिर शुरू हो जाते हैं। फिर मैं तो कहता हूँ इस वर्किंग को यही यूज कर लेते हैं, ये इंपेयरमेंट लॉस वाली बात को, और वर्किंग उधर तफसील से कर लेते हैं। क्या ख्याल है? इंपेयरमेंट लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको यहाँ ले आते हैं। वर्किंग 1 जो है ना, ये जरा आज थोड़ी तफसील मांग रही, चेंज तो नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, पेपर पास होगा तुम्हारी भी ये मौज हो जाएगी। यहाँ पढ़े हो, पढ़ाओगे खड़े होकर तुम्हारी भी ये मौज होगी। मौज नहीं होती है। ओके, क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। लेक्चर कौन सा है हमारा? 20। ठीक है ना, ये उसका सवाल हो रहा है। रुपीज इन मिलियन ही है? नहीं है, नहीं बताया तो फिर रुपीज है बस। ठीक है, चलें शुरू करें जी। चलो, ओके। कंपनी परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 1800 ऑन पहला दिन ऑफ 3, और लाया है हमें 31 दिसंबर 5 पे। तो 3 साल के एंड पे लेके आओ बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू हमने निकालनी है 31 दिसंबर, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे 31 दिसंबर 5। ठीक है ना। अब कॉस्ट कितनी है? 1800, और सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओगे। लाइफ कितनी है? 8 साल, तो यहीं पर ही 1800 बटा 8, ये हो गया 1 साल, इंटू खरीदी थी हमने
X5 X3 के पहले दिन, यकम जनवरी X3, पूरा 3, पूरा 4, पूरा 5, 5 के एंड पे खड़े हैं। कितने साल? 3 साल गुजर गए जी। 1100 जी, 1125। ठीक है, सही नजर आ रहा है एंड तक? ओके। अब हमें रिकवरेबल अमाउंट भी 31 दिसंबर X5 पे चाहिए, जिसका मतलब ये है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी इसी दिन की हो, वैल्यू इन यूज भी इसी दिन की। नहीं निकालनी आ रही वैल्यू इन यूज, तो ये दोनों आसान फिगर्स निकाल के नंबर तो ले सकते हो। फिर वैल्यू इन यूज की वर्किंग 1 जब कहोगे तो वर्किंग 1 में जब उसको लेकर जाओगे, ठीक है, तो वो वर्किंग 1 के अंदर सारे कैश फ्लोज थोड़े ही गलत हो जाने हैं, कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, उसके भी नंबर मिलेंगे। तो सवाल सारा सही करना थोड़ी जरूरी होता है, हर सवाल आधा सही करो पास जी, लेकिन अगर पूरा होता हो तो सही कर देना पूरा। ओके जी, सवाल में आए। ऑन 31 दिसंबर 5 मशीन हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 800 एंड कॉस्ट टू सेल ऑफ 20। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 800 माइनस 20 780 आ गई, 780। ठीक है जी। वैल्यू इन यूज के लिए अब हम वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग 1 क्या निकालने लगे हो जी? वैल्यू इन यूज किस दिन भाई? एज ऑन 31/12 X5। ठीक है, अब इधर देखो जरा, X6 7 8 तो उसने दे दिए, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या बोल दिया उसने? प्रोजेक्शन 5 साल की बनाओ, क्योंकि लाइफ जो है वो 5 साल है। ठीक है, चाहिए तो ये वर्किंग इस तरह से बस एक बार बना लिया करो, उसके बाद तो फिर टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर ये नहीं है, थोड़ा सा यार फासला है, कितने कितने कैश फ्लोज आ नहीं जाएंगे? ओके, X6 X8 सॉरी X9 और 10। अच्छा, अब उसमें आपने फॉर्मेट बना लिया, उसको काम चला लिया, उसका कैश फ्लोज आधे सही आधे गलत। ठीक है, काम तो फॉर्मेट इजी कर देता है ना चीज़ों को। ठीक है, फॉर्मेट हमेशा ये वैल्यू इन यूज किस दिन निकालनी है वो डेट लिखो, और अगले सालों की प्रोजेक्शन होती है वो साल आगे लिख लो। ठीक है, और काम शुरू कर दो। ठीक है, आ जाओ भाई, पहले बात कर लेते हैं इनफ्लोज की। ये ना थ्योरेटिकली चीज़ें लिखी हुई हैं सारी किताब में, ये सवाल हम पहले करेंगे, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इनफ्लोज में कहते हैं जी बेसिक इनफ्लोज, बेसिक इनफ्लोज जो इनफ्लोज होते हैं। ठीक है, ले लो अभी N1 को फिलहाल, N2 को छोड़ो। 400 480 560 7 नोट मत करना, बाद में ना कहना। ठीक है जी, बेसिक इनफ्लोज, हाँ जी, 480 बस। आगे फिलहाल छोड़ो, ग्रोथ रेट एंड पे जाके देखेंगे, अभी तो 3 साल का ही है ना, एंड पे देखेंगे। ठीक है, क्या करना है इसका, अगले 2 साल में हमें वो नहीं है फिलहाल, समझो वैसे यार लिख ही लो। अच्छा सुनो, मैंने जरा फासला बनाना था। अच्छा सुनो आगे बढ़ो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द अपग्रेड, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स रिजल्टिंग, इतना कौन लेके, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑफ अपग्रेड, जगह जरा कम थी। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑफ अपग्रेड 0 0 0। अभी रुको सॉरी, ऊपर लिखना था ना, यहाँ पे इनफ्लोज की हेडिंग दे लेते तो अच्छा होता। बहरहाल मैं दे लिया अब इनफ्लोज। अब इसके बाद जब बात शुरू होगी ना आउटफ्लोज की, इधर देखो तो पहले इस बात को निपटा दें। ये क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मशीन्स कैपेसिटी 0 to 20 0। अपग्रेड कॉस्ट, अपग्रेड ही है ना, अपग्रेड कॉस्ट कितनी है जी? 0 0 0। आप समझे पूरी बात? आप समझो पूरी बात? देखो मैं बताता हूं पूरी समझाने के लिए ही लिखी है। आपके पास इस वक्त ये एसेट मौजूद है जो आपने यकम जनवरी 3 में 1800 का खरीदा था, और ये एसेट 3 साल डेप्रीशिएट होके 31 दिसंबर X5 पे 1125 पे पड़ा है, और ये एसेट फ्यूचर में ये कैश फ्लोज कमाएगा। ठीक है, अब ये एसेट आज इतने का बिक सकता है, मैंने ये पे बड़ा जोर दिया। ठीक है, अगली बात, इस एसेट में आप 2 साल बाद जाके एक ऐसी अपग्रेड करते हो जिससे 2 साल बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है।
तो क्या आपके ख्याल में ये आपकी डिसीजन मेकिंग में शामिल होना चाहिए? देखो, आप आज वाले अपने एसेट के बारे में सोच रहे हो, इंपेयरमेंट टेस्ट अपने इस एसेट पे लगा रहे हो, ठीक है, सही है, ये इंपेयर तो नहीं हो गया। अब ये एसेट जो है इसी की वो पुरानी कॉस्ट डेप्रिशिएट करके हम 31 नंबर X5 पे लाए हैं, इसी एसेट की आज मंडी से कीमत लगवाई है और इसी हालत वाला ये एसेट जो है इसने फ्यूचर में क्या कैश लॉस कमाने हैं, हमें यही इसी से इंटरेस्टेड है। देखो 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 देखो, अब बात समझ आ गई आपको। फ्यूचर में कोई ऐसी अपग्रेड हो, ठीक है, जिससे फ्यूचर में कोई फायदा आना है, तो वो इस हालत इस सामने वाले हालत वाले एसेट की वो फ्यूचर कैश लॉस को रेलेवेंट कह के उसकी आज की वैल्यू यूज नहीं कह सकते। या तो फिर इस बुक वैल्यू के अंदर भी उस फ्यूचर का असर डालो किसी तरह से, ठीक है, फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल में भी किसी तरह से डालो, वो तो हो नहीं सकता। ये दोनों चीजें तो हैं, इस एसेट की आज इस सामने वाले एसेट की आज की वैल्यू और बुक वैल्यू फेयर वैल्यू। तो फिर इसी हालत वाला एसेट अगले 5 साल चल के क्या कमाएगा, वो कैश फ्लो वैल्यू यूज में करेंगे यूज। किसी अपग्रेड की कॉस्ट को आउटफ्लो नहीं कहना, तो फिर उस अपग्रेड से होने वाली एक्स्ट्रा इनकम को इनफ्लो भी नहीं कहना, हम इस अपग्रेड वाली कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। क्लियर है? सही है। तो यहां पर तो लिखना ही नहीं चाहिए था, इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये देखो, हमने नहीं लिया इसको, तो ये इस तरह से दो तरीके होते हैं। देखो पर्चे के अंदर, या तो आप सिर्फ कॉस्ट वो लिखो जो लेनी है और बाकियों के बारे में नीचे नोट लिखो अलग अलग, ठीक है, या आप इस तरह से वर्किंग करते हुए उसका नाम लिख के जीरो कर दो। दोनों तरह से उसको पता लग जाएगा इसने इग्नोर किया। और भाई सही है ना, तो मैं यहीं पे लिखूंगा, ठीक है, जीरो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑफ अपग्रेड नहीं लेने इनफ्लो से, क्योंकि ये अपग्रेड के प्रॉफिट्स हैं और फिर जाहिर सी बात है अपग्रेड की कॉस्ट को भी आपने नहीं माइनस करना। ये ना हमारा ये आउटफ्लो है ना हमारा वो इनफ्लो है। हम इस हालत का इस हाजिर हालत वाले एसेट की बारे में हर बात कह रहे हैं। हाजिर हालत में ये इतने का बिक सकता है, इसकी बुक वैल्यू ये है, और यही ये वाला एसेट बगैर किसी चेंज के अगर 5 साल चले तो इसके इतने कैश लॉस होंगे। तो भाई इंपेयरमेंट टेस्ट तभी लग सकता है। अपग्रेड फ्यूचर में हो जाए तो वो ये वाला एसेट थोड़ी रहेगा फिर, ठीक है, डन, ओके जी। इनफ्लोज हो गए। अब N2 को पढ़ ले। N2 क्या है? वो कहता है जी 400 इंक्लूड्स डेटर्स ऑफ बीस टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड इन X5। X5 में सेल हुई थी, बोलो, तो उसकी एंट्री की होगी उन्होंने डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। X6 में उसकी रिसीट शामिल हुई पड़ी है, कितनी? 20। अब मुझे बताओ, क्या हम यहां पर इनकम्स ले रहे हैं या कैश फ्लोज ले रहे हैं? कैश फ्लोज ले रहे हैं। अब उसूली तौर पे तो कैश फ्लो लेते हुए इस फिगर में वो आ गया, सही है, लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि हमने ये देखना है कि ये एसेट फ्यूचर में क्या कमाएगा। फ्यूचर में क्या कमाएगा? क्या ये 20 रुपए इसने फ्यूचर में कमाने हैं? बोलो, ये तो इस साल जो डेप्रिशिएट होके इस वैल्यू तक पहुंचा है, इस वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते इसने ये वाली फिगर कमा ली हुई है। इसका मतलब 6 के कैश फ्लो में शामिल तो उसूली तौर पे वो बन गया ना, कैश फ्लो तो वो बन गया। कैश फ्लो क्यों है? क्योंकि कैश इनफ्लो जो 6 में हुआ। लेकिन मसला क्या है? क्या ये इस एसेट ने 6 में कमाना है? बोलो, कमा चुका है 5 में, तो इसका मतलब हमें इसको 400 की फिगर में से माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे करें इसको? हैं, इधर छोटा सा लिख दें, 400 माइनस 20। यार यहां से ना बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, इधर ऐसे ऐसे क्लियरली 380 कर दो इसको, ठीक है। और ये 380 कैसे हुआ आपको पता लग गया बस, ठीक है, सही है, सही है ना। चलो ये भी लिख ही देता हूँ, दिस और कलर से लिख देता हूँ। आप लोग एक लाइन छोड़ देना, मैं असल नीचे लिख चुका हूँ ना सारा कुछ, आप लोग ना एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। बेसिक इनफ्लो के नीचे लाइन छोड़ देना, उसके लिए ये लिख देना, ये जी 400 था 20। भाई 20 माइनस क्यों किया? कि ये 5 में कमा लिया। देखो ना वो क्या कह रहा है, इस 400 में इंक्लूड है डेटर ऑफ 20 जो कि 5 की सेल से था। 5 में हमने सेल कर दी, 20 रुपये कमा लिए, लेकिन पैसे नहीं आए थे तो एंट्री कर दी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब वो 6 में रिसीव हुआ तो 6 के कैश फ्लोज में आ गया है, तो इनफ्लो तो है ना 6 में। पर मसला ये है, हम ये कह रहे हैं हमारा ये एसेट अगले 5 साल में इतने कैश फ्लोज कमाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला कैश फ्लो तो वो 5 में ऑलरेडी कमा चुका है, तो ये तो इसकी वो तो लाइक विद लाइक का कंपैरिजन हो गया ना। इसकी इस 20 रुपए की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई और इस दिन तक की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होकर प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई। तो ये तो इस एसेट ने ये वाली कमाई कर ली हुई है, ठीक है। तो ये फ्यूचर की कमाई नहीं है। बहरहाल अगर कोई एक्रूअल शामिल पड़े हैं आपके कैश फ्लो में, एक्रूअल मतलब कोई पिछले साल में एक्रू हुई अमाउंट आपके इस साल में रिसीव हो जाती है, आपके कैश फ्लो में पड़ी है, तो उसे क्या करना, जस्ट निकाल देना, ठीक है। और सही है। चलो
ऐसे ही इस ऑपरेशनल कॉस्ट को भी पड़का दो, ठीक है, बाद में बाकी देखते हैं। अभी तक मैंने क्या कर लिया जी, बेसिक इनफ्लोस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, ये वाली, और मैं कह रहा हूं ये नोट वाली जो बात हुई है ना, वो यहां पे भी अप्लाई हो रही है एक्सपेंस के केस में, तो उसको भी जरा फटका दें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तरतीब आपने को अपनी तरतीब हो सकती है, जरूरी नहीं सवाल वाली तरतीब हो, ठीक है। अच्छा क्या है जी, ऑपरेशन, भाई ये चलेगा प्लांट, ठीक है, ये प्लांट, ये मशीन चलेगी, कोई बिजली खर्च होगी, कोई गैस खर्च होगी, कोई और छोटे मोटे खर्चे उसके ऊपर, ठीक है। तो वो बता रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट, इस मशीन को चलाने की, ऑपरेट करने की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर वगैरह, ये सारे जरूरी खर्चे हैं ना। जो आपने गाड़ी उबर पे चलाई थी, उसके ड्राइवर की तनख्वाह, उसका पेट्रोल का खर्चा, उसका टोल टैक्स, ये क्या था, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट थी ना। तो ऐसे ही ये मशीन है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर, ये होना चाहिए कैश फ्लो, ये रेलेवेंट कैश फ्लो है। तो आपने इसको आउटफ्लोज के अंदर लिखा ऑपरेशनल कॉस्ट, लिख लिया जी, ऑपरेशनल कॉस्ट लिख लिया, और फिलहाल आपने लिखा क्या, 200, 220 और 240। साथ ही नोट 1 पे नजर पड़ी। अब नोट 1 क्या कह रहा है, ये जो 200 है इसमें शामिल है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ 30 टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एक्रूअल। बिजली का बिल था दिसंबर 5 का, पे किया जनवरी में, कैश आउटफ्लो में आ गया। अब जब ये खर्चा हुआ था तो तब वो चल चुकी मशीन, ठीक है ना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए इतनी बात की, सादा बात इतनी भी कर देता ना, जो जैसे एंड पे की है, क्या जो एक्रूअल्स हैं 5 के, अगर वो 6 में रिसीव हुए, रिसीवेबल था, या पे हुए, पेबल था, तो उसको हमने 5 का ही कैश फ्लो समझना है। मतलब कैश फ्लो तो 6 में हुआ माना, लेकिन वो कमाया जा चुका था 5 में, या वो खर्चे जो हैं उनकी वो सर्विसेज यूज अप कर चुके थे हम 5 में, तो 6 के रेलेवेंट कैश फ्लोज में अगर ऐसी कोई चीज पड़ी हो तो उसे क्या करो, बाहर निकाल दो, ठीक है। तो फिर ये भी कट गया, और इसके साथ जी क्या हुआ, कितना पड़ा इसमें, इसमें 30 पड़ा है, तो 200 माइनस 30 करके आपने 170 कर लिया, ठीक है जी, सही है। तो आपने नीचे एक लाइन छोड़ी हुई ना, तो आप ये काम कर लेंगे, काट के लिखना जरा, ये समझ आ गया ना। तो वो क्या था, हमने एक समझ आ गया, दूसरा क्यों नहीं आया, दूसरा आना चाहिए था भाई। हमने इनकम कमा ली थी, ठीक है, कमा ली थी, रिसीव हुई, कहा था ना साथ साथ नोट ना करो, रिसीव हुई थी 6 में, हमने कहा जी ये 6 का कैश फ्लो तो है, लेकिन ये मशीन ने कमा लिया था 5 में, ठीक है। ऐसे ही इन खर्चों में, पेमेंट्स में एक पेमेंट पड़ी है दिसंबर 5 के बिल की मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब वो दिसंबर में बिजली जला चुके हो आप लोग, तो वो दिसंबर का खर्चा था, वो पे नहीं हुआ, पेएबल था, पे जनवरी में हो गया अगले साल, तो वो जनवरी वाला खर्चा है नहीं, पेमेंट सिर्फ जनवरी में है, तो ये रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है, इसको निकाल दो जी। चलें आगे, नेक्स्ट। हाँ जी, मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट जरूरी खर्चा है, ना करो मेंटेन, 5 साल के बजाय 1.5-2 साल बाद ही करके आपका मशीन जो आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस जरूरी है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट 100, 120, मेंटेनेंस कॉस्ट 100, 120, ये सारे खर्चे हैं, सॉरी, ठीक है जी। ये 200 ना ले लेना, अच्छा 170 है रेलेवेंट, ये खत्म हो चुका है, सिर्फ आपको समझाने के लिए काट के लिखा हुआ है, वरना ये लिखना ही नहीं था, ओके। और इसको भी ना, ये ब्लू को नहीं ले लेना, समझ रहे हो ना, ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट्स, ये क्या है, ये है क्या वैसे, कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, कोई लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे किया है, क्या करें, लोन मशीन ने लिया हुआ है, जी बोले, देखें इंटरेस्ट, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ उस सूरत में एसेट की कॉस्ट में ऐड हो सकता है कि अगर वो लोन हमने लिया और हमने उस पैसे को उस एसेट को बनाने में इस्तेमाल किया और उस एसेट के बनने में अच्छा खासा अरसा लगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। नेक्स्ट टॉपिक IAS 23 है, उसमें यही पढ़ना है। और IAS 23 क्या कहता है, IAS 23 कहता है कि बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज कब करना है, जब हमने लोन लिया और इंटरेस्ट पे किया, और जो लोन लिया है उसको इस्तेमाल किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट में। और क्वालिफाइंग एसेट के बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है, जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले। अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो बचपन वाली बात थी,
इंट्रो के अंदर कहा जाता था ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना। यहां पे कौन सा लोन हो सकता है? इससे भी तो हो सकता है कि आप एसेट खरीदने गए, आपके पास पैसे नहीं है, आउट राइट परचेज, बाजार से एसेट खरीदने गए हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने बैंक से लोन लिया और वो एसेट के पैसे देके बैंक से पैसे लेकर एसेट के पैसे दिए और एसेट घर ले आए। अब आपने इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो इस इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करने की इजाजत नहीं है, ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, तो ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है। ये इंट्रो के अंदर एक दो सवालों के अंदर ऐसी बात, क्लासेस के अंदर, पेपर्स के अंदर एक पॉइंट ऐसे ही, एक दो पॉइंट्स वहां पर भी सवालों में ऐसे ही मौजूद थे। ठीक है ना, सवाल के अंदर लिखा हुआ आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो भाई अब आपका लेवल और होने लगा, अब तो आप पूरा स्टैंडर्ड ही पढ़ देंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट कॉस्ट में ऐड कब हो सकता है। तो वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप लोन लेकर एसेट के बनाने में इस्तेमाल करें वो पैसा, और वो एसेट के बनने में अच्छा खासा अरसा लगे, तो खरीदने में अच्छा खासा अरसा नहीं लगता। तो ये इंशाल्लाह पहले दिन जो लेक्चर होगा ना इस 23 का, सबसे पहले बात यही करेंगे, तो ये आपकी इंशाल्लाह कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बहरहाल फिलहाल ऐसी कोई निशानी नहीं है कि ये क्वालिफाइंग एसेट पे इंटरेस्ट पे किया है, और वैसे भी ये एसेट तो हमने 4 साल पहले का चला लिया हुआ है, अब ये कौन सा लोन है और कौन सा इंटरेस्ट है? तो भाई ये इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट है। ये इंटरेस्ट, ये आपका प्लांट बंद भी हो जाए तो ये इंटरेस्ट आपने देना ही देना है। ये प्लांट के लिए जरूरी खर्चा थोड़ा ही है। ठीक है, या ये इंटरेस्ट देने से इनकार भी कर दें तो कोई प्लांट ने नहीं रुक जाना। बात समझ रहे हो? इंटरेस्ट आप प्लांट बंद कर दें, ये इंटरेस्ट ने नहीं रुकना। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्ट रोक दें तो प्लांट ने नहीं रुक जाना। प्लांट का पेट्रोल थोड़ा ही है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ये इंटरेस्ट क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है। आपकी जीपी के बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं उनके अंदर इस इंटरेस्ट ने जाना है। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे खर्चे जाते हैं, ये इस एसेट की फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो एसेट के फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है। क्लियर है ये बात? फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है? ये एसेट इतने कमा के देगा और इस कमाने के लिए इसके ऊपर इतने खर्चे होंगे। ये एसेट चलेगा तो आउटपुट प्रोडक्ट बनेगी और वो बिकेगी। ठीक है, लेकिन इसको चलने के लिए मेंटेन करना भी जरूरी है, इसको चलने के लिए पेट्रोल वगैरह डालना भी जरूरी है, इसको चलने के लिए बैंक को लोन देना भी जरूरी है। बात समझे हो? तो इसको चलाने के लिए बैंक को लोन देना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके चलाने के लिए बैंक का लोन जो लिया था उसकी किस्त वापस करना जरूरी नहीं है। ये अल्लाह क्या जरूरत है, समझ लो बात को। अब जो थ्योरी पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कि प्रिंसिपल या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, वो हम एसेट के फ्यूचर कैश फ्लोज में रेलेवेंट नहीं लेते। देख लिया आपने, इग्नोर किया हमने। लेकिन यहां पे इग्नोर करने का तरीका क्या होगा? यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन, यानी कि जो असल लोन था। ठीक है, ये नहीं लेना, ये ऐसे लिख लो या नोट लिख के नीचे लिख दो कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज नॉट अ रेलेवेंट कैश आउटफ्लो फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन। बड़ी अंग्रेजी लिख दिया आपने, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट्स। ये एसेट हमारा जो आज हम जिसको हम ले रहे हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए, ये फ्यूचर में चलना है। फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स कमाने हैं उस प्रॉफिट्स के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ना है। तो ठीक है, करें। अगर ये एसेट बंद करें तो इस कैश फ्लो पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है ना, एसेट बंद कर दें, प्रॉफिट्स वैसे भी तो हो ही जाने हैं, उसमें ले लेने अपने हिस्से के प्रॉफिट्स। अच्छा, आप ये प्रॉफिट्स ना दें तो फिर हो सकता है गवर्नमेंट आके बिजनेस बंद कर दो, वैसे करते नहीं है। ठीक है, तो इस एसेट के ऑपरेशंस के ऊपर एसेट की बात असल में यह है कि एसेट के चलने के लिए ये खर्चा जरूरी है। क्या ये एसेट का पेट्रोल है, या ये बिजली है, या ये वो मोबिल ऑयल है जिसके बगैर वो इंजन की ट्यूनिंग नहीं हो सकती थी, मेंटेनेंस जरूरी थी, या इसके नट बोल्ट ने कसे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मशीन को चलने के लिए इन खर्चों की जरूरत नहीं। ठीक है ना, ये हो सकता था ये, लेकिन वो मैंने कहा ये तो हाजिर हालत वाली मशीन जो है इसी का कंपैरिजन है, इसलिए हमने इसका इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही इग्नोर किए थे। ठीक है ना, सही है। लेकिन बाकी खर्चे तो सादा सी बात है, ये एसेट के लिए रेलेवेंट नहीं है। एसेट को चलने के लिए इंटरेस्ट देना, टैक्स के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना या लोन वापस करना, इसको चलाने के लिए जरूरी नहीं है। वो आपकी ट्रांजैक्शन हुई पड़ी है, जो हुई पड़ा बस काम करना जी है। एक्सपेंस एसेट को चलाने के लिए तो बेटा टैक्स दोगे तो आपका एक्सपेंस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये इंटरेस्ट का लोन भी आएगा, सॉरी लोन का इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचोगे, अब वो वाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, उसके बाद लेस टैक्स एक्सपेंस भी होगा। आप नेट प्रॉफिट तक आते आते ये खर्चे माइनस करोगे,
आपका खर्चा है, लेकिन इस वक्त एसेट जो हमारे सामने है इसके फ्यूचर कैश फ्लो, हम इसको इस्तेमाल करके क्या फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए ये रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं है। ठीक है ना, आपके बिजनेस का खर्चा है, इस एसेट का खर्चा फिलहाल नहीं है। ये एसेट चल के क्या लाएगा और चलने के लिए इसको क्या कुछ चाहिए, इसके अंदर इतना याद रख लें, बस सिर्फ इतना याद रख लें, इंटरेस्ट, लोन का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टैक्स, ये तीनों नहीं आते। ठीक है, यानी लोन और टैक्स नहीं आते, फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स नहीं आते। क्लियर, सही है ना। बाकी ये बात तो फिर भी समझ आती थी, ज्यादा लॉजिकल लगती थी। ठीक है ना, अपग्रेड लेंगे ना उसका इनफ्लो लेंगे, ये तो यार अपग्रेड भी नहीं ली तो उसका इनफ्लो भी नहीं लिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना याद रख लें, क्या लोन चाहे उसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट है चाहे इंटरेस्ट है, और टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, ये दोनों नहीं लेने। वैसे भी हम टैक्स ऑन प्रॉफिट भी निकाल देते हैं, ठीक है, और रेट को भी प्री टैक्स कर लेते हैं, तो हम इससे वैसे ही जान छुड़ा लेते हैं। ठीक है, एनीवेज ओवरऑलिंग कॉस्ट, ओवरऑल करना, कुछ अरसे बाद एसेट को ओवरऑल करना पड़ता है, ये भी नॉर्मल चीज है। ठीक है, इसको ओवरऑल करके ही हम इसको चलाते हैं, ओवरऑल होकर ये एसेट एकदम से बेहतरीन नया कोर हो जाए, ये भी लाइक मेंटेनेंस ही होता है। ठीक है, तो ओवरऑलिंग कॉस्ट जो है ये एक रेलेवेंट कॉस्ट है। ये ओवरऑलिंग से एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ नहीं जाती। ठीक है ना, आप ओवरऑल CD70 कराएं और वो 1 to 5 हो जाए, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल करा के भी CD70 ही रहेगा, बात समझे हो। ये अपग्रेड क्या था, आपने जाकर इंजन ही 1 to 5 का रखवा लिया था। ठीक है ना, बात समझे हो। ठीक है, तो ये ओवरऑलिंग कॉस्ट है, बिल्कुल एसेट के लिए एक रेलेवेंट कॉस्ट है ओवरऑलिंग कॉस्ट। ओहो, एक रह गया, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, इनके लिए बस याद रख लो, ये तीनों नहीं आने। ओके, टेस्ट तो रह गया आज डिस्कस होने से, फिर है कोई गल नहीं। ओके, क्या जी ओवरऑलिंग, ओवरऑल इसको तो फटका देना जरा जितना हो सके। एक बात, एक आधी बात और भी थ्योरी से देख लेंगे। ठीक है जी, कोई नहीं है, 30 है। देखो ये रेलेवेंट क्यों है, इससे कोई कैश फ्लो एक्स्ट्रा नहीं हो जाना, नॉर्मल ही है, जैसे एसेट था वैसे ही है, अपनी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वगैरह पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट, दिस इज लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ जी, डेप्रिसिएशन, क्या आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी ये की जिंदगी में? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, समझे हो? देखते हैं, कोई डेप्रिसिएशन आ भी सकती है। अच्छा चलें छोड़े, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बस ही। हाँ भाई बता दो, 380, जरा ध्यान से देखो, 380 में से 170, 270 माइनस कर दो टोटल जी, 110, ये हमारे पास आ गए जी नेट कैश फ्लो 140, 240। ठीक है, यहां तक को मसला। अब अगला मसला ये है कि हमने 5 साल पे इस प्रोजेक्शन को लेके जाना है। ठीक है, लेकिन अगले साल किसी 110 पता नहीं जी, देख लें आप, 380 में से सुन लें, अब ये देखें समझ तो आ गई, इसको मिटा दूंगा जी। 380 में से 170 और 100 माइनस करें, 110। 480 में से 220 और 120 माइनस करें, हाँ 30 भी है, 110। 560 में 240 और 80 माइनस करें, 200। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कह रहा था मसला ये है कि हमारे पास अब 9 और 10 का कैश फ्लो नहीं है, हमारे पास डिटेल डाटा नहीं है, उसने ग्रोथ रेट दिया हुआ है बस, तो वो ग्रोथ रेट हम यूज कर लेते हैं। और मैंने कहा फिलहाल इतनी बात सुन लो, अनयूजुअल तो आपको वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, अनयूजुअल रेट थोड़ी फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। अनयूजुअल, अब नॉर्मल तो कभी कभी होता है ना, फ्यूचर में 3 साल 5 साल को हम ले रहे हैं और अब नॉर्मल रेट ले लें, नहीं भाई, हर दफा कोरोना थोड़ी आया होता है। ठीक है, नुकसान रेट कम भी हो सकता है, ग्रोथ कम हुई हो, एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए आप हमेशा नॉर्मल चीज की तरह जाते हैं, अब नॉर्मल रेट तो नहीं उठाएंगे। एक बात तो ये हो गई। अगली बात, अगर आपको ग्रोथ रेट 2 दिए हुए हैं, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक, आप जिस सिरामिक्स इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, आप टाइलें बनाते हैं, तो सारी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 10%, लेकिन आपकी बिजनेस का ग्रोथ रेट है 8%। अब आप कौन सा यूज करोगे? जाहिर सी बात है, अपना बिजनेस स्पेसिफिक रेट अगर ना होता,
अगर ये ना होता तो इंडस्ट्री वाला यूज करते। अब नॉर्मल और इंडस्ट्री दो दिए होते ना, जब नॉर्मल को इग्नोर करते और इंडस्ट्री को यूज करते, ठीक है ना। अगर ना होता स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हमारे बिजनेस का, तो फिर कौन सा यूज करते, इंडस्ट्री वाला। लेकिन अगर दोनों गिवन है तो फिर अपने स्पेसिफिक पे जाएंगे। अब नॉर्मल पे तो कभी भी नहीं जाएंगे, अब नॉर्मैलिटी को नहीं लेते हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन में, ठीक है। तो फिर 8% लेना है। अब 8% कौन से, इसको करना है 7 वाले को, 8 वाले को जी। अच्छा, अब एक डंकी वर्क है, वो ये है, इसको भी 8 बढ़ाओ, इसको भी 8 बढ़ाओ, इसको भी 8 बढ़ाओ, उसकी बजाय 240 को ही जी। ये 240 देखो जरा 8 कैसे बढ़ेगा, इसको इंटू 1.08 कर दो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो 108% से 240, ये 240 सबको नजर आ रहा है, एंड वालों 240 और खैर जो ना, इसको आपने करना है 108%, ठीक है, 1.08 कह लो इसको 108%, यानी कि या यूं कह लो इसमें प्लस करना है 8% ऑफ 40, सबका एक ही मतलब है जी, 259। अब इस 259 को फिर आपने 108% करना है, पर्चे में ये लिखना नहीं है, अच्छा जी, 280 कैश फ्लोज आ गए, ठीक है। देख लो सारे, समझ आ रही है। क्या इनफ्लोज, क्या इनफ्लोज भाई, ये नेट करके भी 240 को 249 पे ले गए हैं ना, आप अलग अलग करके ये करोगे 249 ही आना है। आप ऐसे ही कर लो यार। ओके, लास्ट, डिस्काउंट फैक्टर फॉर सिमिलर एसेट्स इज 10%। डिस्काउंट शुक्र है एक रेट है, प्री और पोस्ट नहीं, लेकिन अब तो प्री और पोस्ट भी तुम्हें पता है, ठीक है। तो इधर देखो, डिस्काउंट फैक्टर ऐसे लिख लिया करो, ना भी लिखो ना तो फिर कैलकुलेटर पे कर दो, फिर इधर लिख देना प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन चलो अभी फिलहाल एक स्टेप चल रहा है, तो 1.1 रेज़ टू पावर -1 -2 -3 सारे डिफरेंट है, एनुटी का तो सोचना ही मत, तो पहले दो सेम है। 1.1 रेज़ टू पावर -4 10% ही था ना रेट। चल प्रेजेंट वैल्यू बता दो फिर, 100, ये भी 100, हाउ कम 91, फिर 180, कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता, आगे सीए करने 177 280 को डिस्काउंट करके 281 कैसे निकालते हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। 174 आप खुद बताएं, अब मेरा दिल ना जले तो क्या हो। ये जो बातें और आवाजें वहां से आ रही होती है ना, ये वक्त भी गुजारा हुआ है मैंने, इंसान बन के बैठा करो, ठीक है ना। इन्होंने लगता है मैं शुरू से ही आई सी मौलवी। ओके, 722 सही है। ये क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू, बस प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में लिख दो आप, वैल्यू इन यूज, बस भाई बस, जब ओवर तो ओवर। इधर आ जाओ, वैल्यू इन यूज कितनी आ गई जी, कोई पहले ही बता देता कि इसने लोअर होना है तो हम नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, मार्क्स उधर पड़े होंगे काफी सारे, ठीक है। तो 780 इज द रिकवरेबल अमाउंट। अब हमारा एसेट औकात से बाहर है आपकी तरह से, तो इसको औकात में लाने के लिए इसको राइट डाउन करना पड़ेगा जी। 345 का आ गया हमें इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। अच्छा जी, इंडिकेटर्स फिलहाल आपने नहीं पढ़ने, आज वाले हैंडआउट जो दूंगा, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये भी नहीं पढ़ना आपने, जो नोट्स में होगा, इसलिए नोट्स में रख दूंगा ना, इसलिए नोट्स में रख दूंगा भाई, वो नोट कर लेना, मैं मिटाता नहीं, उधर देख लो जरा, जो बात कर रहा हूं याद है हमें। ओके, मैं ही आज कर रहा हूं कि यहां पे आपको पहले सफे पे ये सवाल अभी हमने किया है, इसके बाद आपको मिलेगा इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट की थ्योरी का पोर्शन,
ये मैंने आपको पढ़ाना है, कल पढ़ें परसों पढ़ें जब भी, ठीक है, पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन आपने खुद नहीं पढ़ना, ये अभी छोड़ दीजिएगा, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट की मेजरमेंट में आपको पता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज आती है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ होना है ये इस डिब्बे में लिखा हुआ है, ये भी मैं अभी पढ़ाऊंगा, फिलहाल आपने इसको भी नहीं पढ़ना। ये काम हमने कर लिया। फ्यूचर कैश फ्लोज इन वैल्यू इन यूज, इसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड करना और क्या कुछ इंक्लूड नहीं करना, इसको एक नजर हम अब पढ़ सकते हैं। जी हाँ जी, क्या कुछ होना चाहिए फ्यूचर कैश फ्लोज में? कैश इनफ्लोज फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट, मतलब अगर एसेट चलता रहे तो उससे कैश इनफ्लोज कौन कौन से आएंगे, वो चीजें बनती रहेंगी और बिकती रहेंगी, ठीक है। फिर कैश आउटफ्लो दैट विल बी नेसेसरली इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लो फ्रॉम यूज ऑफ एसेट। फ्यूचर कैश फ्लोज की कैलकुलेशन में वो कैश फ्लोज इंक्लूड करो जो एसेट को चलाने से हुए, नंबर 1 में उसने कहा, और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, वो कैश फ्लोज भी इंक्लूड करो जो उस एसेट को चलाकर इनफ्लोज कमाने में खर्च हुए, यानी कि आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा एंड पे जो डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो भी एसेट की यूजफुल लाइफ में एंड पे जो आ रही है वो भी आप ले लो। यही 3 ही काम किए थे हमने, ठीक है। बेसिक सवालों में ऐसे सिंपल इनफ्लो आउटफ्लो कर देते थे, ठीक है, और इस सवाल के अंदर तफसीलन बात कर ली कि देखो ये भी इस एसेट को, देखो कैश आउटफ्लो कौन से लेने हैं, दैट विल बी नेसेसरली इनकर्ड टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम यूज, जो नेसेसरी हैं एसिड के इनफ्लोज जनरेट करने के लिए जरूरी है। एसिड के इनफ्लो जनरेट होंगे जब एसिड चलेगा, उसको चलाने के लिए जो जरूरी खर्चे हैं वो आप आउटफ्लोज में ले सकते हो, यहां पे ये बताया, और नेट सेल प्रोसीड भी ले लेना, ठीक है। क्या कुछ नहीं ले सकते, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, साइड पे कर दो, उसने कहा लीज हो चाहे लोन हो, लीज तो आपने पढ़ना नहीं, FR 2 में पढ़ना है, तो फिलहाल तो लोन की बात ही आपको पता है। तो वो कह रहा है लीज हो चाहे लोन हो, वो इनफ्लो आउटफ्लो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे इंटरेस्ट की बात हो, उसको इग्नोर करना है। फिर इनकम टैक्स रिसीट हो चाहे पेमेंट हो, उसे इग्नोर करना है। फिर कैश फ्लो है फ्रॉम अ फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग टू विच एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग मतलब वही जो आपने अपग्रेड वगैरह कर दिया, बल्कि फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग को साइड पे रखें, है तो FR 2 का पॉइंट, लेकिन इसको उस तरह से फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग होता है सारा कुछ ही हम कुछ मतलब नेस्ले वाले दही नहीं छोड़ दें, ये रिस्ट्रक्चरिंग है। बहुत सी एग्जांपल हैं FR 2 का, इसके आगे भी आउट ऑफ सिलेबस लिख सकते हैं आप पॉइंट के आगे, ठीक है, और लीज के आगे भी ऊपर आउट ऑफ सिलेबस लिख सकते हैं। अच्छा 4 कैश फ्लो फॉर इंप्रूविंग और एनहांसिंग एसेट्स परफॉर्मेंस, ये अपग्रेड है। और 5वां है कैश आउटफ्लो दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटीज, वो एक्रूवल जो था उसको आपने नहीं इंक्लूड करना, ठीक है। उसके बाद होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन है जी, रिकवरेबल अमाउंट, ये ही सवाल वाली एग्जांपल है, 2-3 चीजें और होंगी इसके अंदर। उसके बाद ये कुछ प्लीज ये थोड़ा सा चेंज है सवाल। उसके बाद छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और एक थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये सारे सवाल होमवर्क में होंगे, लाजमी करके आइएगा वरना कल खैर नहीं है, ओके। क्योंकि अब ये टॉपिक तभी खत्म हो सकता है अगर आप ये सारे काम आज करें। हैंड आउट्स में अभी दे देता हूं, ओके, अल्लाह हाफिज।